1947 से जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत के पास में अपना कुछ भी नहीं था तो सिर्फ 200 करोड़ का धन और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, जिसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके भारत देश की नींव रखी जानी थी। लेकिन हुआ ये था, उस समय दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था और ज्यादातर देश जो थे वो इस कोल्ड वॉर में बिजी थे। लेकिन उसी समय भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री भारत देश की कमान को संभालते हैं और वो जैसे ही पावर पर आते हैं सबसे पहले वो लाते हैं एमपीए पॉलिसी, नॉन अलाइंड पॉलिसी, जिसमें वो बताते हैं कि भारत ना तो यूएसए का सपोर्ट करेगा और ना ही यूएसएसआर का सपोर्ट करेगा। वो भारत देश के विकास की ओर आगे बढ़ेगा और वो निष्पक्ष रहेगा। और यहाँ से एंट्री होती है भारत के सबसे महानतम वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा। Power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. With limitless power under his control, man must learn to control himself. और होमी जहांगीर भाभा ने ही भारत के सपना दिखाया था न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने का। लेकिन उन्होंने ये बताया कि भारत न्यूक्लियर पावर कंट्री बनेगा या फिर वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी के समय में भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उसे इस पर ज्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो भारत साइंटिफिक प्रोग्रेस, एनर्जी सिक्योरिटी और इसके साथ ही सोविलियन बनने में भारत को इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो यहाँ से शुरुआत होती है भारत के न्यूक्लियर पावर बनने का सफर। दोस्तों, जस्ट आजादी के एक साल बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस्टेब्लिश की जाती है भारत में, जिसका चेयरमैन होमी जे भाभा को बनाया जाता है। इसके जस्ट बाद 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के ट्रॉम्बली नामक प्लेस पर बनाया जाता है, जो कि भारत का सबसे पहला रिसर्च सेंटर था, एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसके बाद 1956 में भारत अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना लेता है। लेकिन दोस्तों, ये जो नेहरू जी थे वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट थे, वो नहीं चाहते थे भारत में किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन बनाना। लेकिन हाँ, वो ऑप्शन जरूर रखना चाहते थे कि अगर भारत पर कोई देश अटैक करता है न्यूक्लियर वेपन से तो इन द फ्यूचर वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके उस पर अटैक कर सके। दोस्तों, यहाँ पर अब बात ये उठती है कि 1947 से 1974 तक भारत में जो न्यूक्लियर वेपन था वो पॉलिटिकल वेपनाइजेशन के तौर पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक क्षमता के उद्देश्य के तौर पर काम कर रहा था। दोस्तों, इसके बाद समय आता है 20 अक्टूबर 1962, जब भारत पर चाइना अटैक कर देता है और इंडो चाइना वॉर शुरू हो जाती है। और इसके जस्ट बाद जो चाइना था वो भारत का लद्दाख रीजन को आधा पूरा तरीके से काट कर अक्साई चीन में बदल देता है और अपने रीजन में इसे मिला लेता है। और इसके जस्ट 2 साल बाद 1964 में ऑपरेशन 596 करके चाइना अपने आप को न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री डिक्लेयर कर देता है। जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा डरावना मंजर बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर चाइना दोबारा भारत पर अटैक करता है तो भारत को उसके रिटेलिएट में करने के लिए कोई भी हथियार मौजूद नहीं होंगे, जो कि सच में दोस्तों काफी ज्यादा डरावना था। इसीलिए भारत अब न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स या फिर न्यूक्लियर रिसर्च टेक्नोलॉजीज को करने के बजाय अब भारत न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने का सफर यहाँ से भारत का चालू हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना घटित होती है जो कि भारत के परमाणु विकास को 38 साल पीछे धकेल देता है। हुआ ये था कि उस समय के सबसे बड़े जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के सपोर्टर थे वो शास्त्री जी थे और उनकी मिस्टीरियस तरीके से 11 जुलाई को 1966 को डेथ करवा दी जाती है। इसके जस्ट 13 दिन बाद
1967 को एयर इंडिया की फ्लाइट 101 कंचनजंगा में भाभा बॉम्बे से न्यूयॉर्क जा रहे थे। उन्हें वहां पर बुलाया गया था परमाणु ऊर्जा से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मामले पर चर्चा करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही प्लेन एल्प्स की पहाड़ों पर जाकर टकरा गया, स्पेसिफिकली माउंट ब्लैंक में, और इससे वह जो प्लेन थे उसमें मौजूद 117 लोग मारे गए, जिनमें भाभा भी शामिल थे। दोस्तों, इस मिस्टीरियस प्लेन क्रैश के पहले होमी जहांगीर भाभा ने 3 महीने पहले नेशनल टीवी और नेशनल रेडियो पर यह बता दिया था पूरी दुनिया को कि अगर भारत को परमिशन मिले तो भारत 18 महीनों के भीतर अपना न्यूक्लियर वेपन बना लेगा और वो पूरी तरीके से न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाएगा, जो कि इतना बड़ा स्टेटमेंट था जिससे पूरी दुनिया हिल चुकी थी। और ये यूएसए जो था वो इससे भौचक्का हो गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चाइना को छोड़कर साउथ एशिया का कोई भी ऐसा कंट्री हो जो न्यूक्लियर पावर कंट्री बने। इसीलिए मिस्टीरियस तरीके से अपने CIA के थ्रू जो भाभा थे उनकी डेथ करवा दी जाती है। दोस्तों, अब हम 1974 में आ चुके हैं और इस समय भारत के 2 सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बार्क और DRDO ने मिलकर भारत के एक ऐसी जियोलॉजिकल रीजन को खोजा जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट की जानी थी। अब साल आ जाता है 18 मई 1974। भारत इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारत अपना सबसे पहला परमाणु परीक्षण कर लेता है राजस्थान के पोखरान क्षेत्र में। Cooperation is withheld and solemn agreements are lightly set aside. It is clear that in order to meet our growing requirements of energy for agriculture and industry, we must produce more electricity. We cannot depend only on one source. Excessive reliance on hydroelectric power makes us vulnerable to drought. दोस्तों, हम लोगों ने इस टेस्टिंग को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यह दुनिया को एहसास कराया कि हम इसका यूज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग में करेंगे, हम इसका यूज से पहाड़ खोदेंगे, डैम्स बनाएंगे और रोड्स बनाएंगे। और ऐसा स्टेटमेंट हम लोगों ने इसलिए दिया ताकि हम सैंक्शंस से बच सकें। पर सैंक्शंस तो फिर भी लगने थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो प्लूटोनियम यूज किया था वो कनाडा से इंपोर्ट किए थे फॉर अ न्यूक्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पर यूएसए और कई सारे देश एक साथ भारत पर टूट पड़े और उन्होंने इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली प्रेशर बनाना शुरू कर दिए। और उस समय मोस्टली कंट्रीज ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, पर अमेरिका तो अमेरिका है, उसने इसके बाद कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और सोवियत यूनियन से मिलकर NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया ताकि भारत जैसा कोई और देश कभी भी न्यूक्लियर पावर्ड ना बन सके और ना ही न्यूक्लियर की किसी भी तरीके की टेस्टिंग कर सके। इसके साथ ही NPT के थ्रू अमेरिका ने एक पॉलिसी लाई जिसमें उन्होंने कहा कि 6 देश को छोड़कर दुनिया के और जितने भी देश मौजूद हैं वो ना तो परमाणु बम बना सकते हैं, ना रख सकते हैं और ना ही इसका टेस्टिंग कर सकते हैं। पर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के ज़्यादातर देशों ने इस पर साइन किया है, लेकिन भारत ने आज तक इस पर साइन नहीं किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत से पहले चाइना परमाणु बम बना चुका था। दोस्तों, भारत को डर था कि अगर पाकिस्तान और चाइना एक साथ भारत पर अटैक करते हैं तो भारत के पास में अपना कोई भी हथियार नहीं होगा सेल्फ डिफेंस के लिए और अपने देश को बचाने के लिए। इसीलिए उसने आज तक NPT में सिग्नेचर नहीं किए हैं, ना ही इसके किसी भी मेंबर से जुड़े हैं। दोस्तों, इसके बाद एंट्री होती है भारत के 10वें प्रधानमंत्री, जो कि सबसे दिग्गज, महानतम और मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। वे जैसे ही सत्ता पे आते हैं उन्होंने एक बयान को दे दिया था कि भारत जब तक परमाणु बम नहीं बना लेगा वो चैन से अब नहीं बैठेगा। जैसे ही अटल जी इस डोर को अब्दुल कलाम जी के हाथों में देते हैं, अब्दुल कलाम जी जैसे ही इस डोर को थामते हैं वे सबसे पहले ये बोलते हैं कि अमेरिका ने सिटी बिटी लॉ लाया है, चलिए मानते हैं, हम अपनी टेस्टिंग को ना तो जमीन में करेंगे, ना पानी पर करेंगे और ना ही हवा पे करेंगे, हम इसकी टेस्टिंग अंडरग्राउंड करेंगे, क्योंकि
इसमें ये तो मेंशन ही नहीं किया है कि आखिर हम अंडरग्राउंड टेस्टिंग कर सकते हैं या फिर नहीं। इसके बाद परमाणु बम बनाने का जो सफर होता है, जो वास्तविक सफर होता है, वो यहां से शुरू हो जाता है। 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने जब यह डिसाइड कर लिया कि हम टेस्टिंग राजस्थान के पोखरण में ही करेंगे, तो इसकी भनक अमेरिका को लग चुकी थी और अमेरिका ने यह पूरी अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया था कि कैसे भी करके भारत को इस न्यूक्लियर टेस्ट को करने से रोकना है। वे अपनी पूरी CIA, NIA टीम को लगा देती है और भारत के ऊपर एक स्पेशल सैटेलाइट तक लॉन्च कर देता है कि भारत कैसे भी करके इस न्यूक्लियर टेस्ट को ना कर पाए। और ये जो सैटेलाइट था, ये भारत पर 24 घंटे नजर रखता था, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने इसकी एक लैक निकाल लिया था कि आखिर ये जो सैटेलाइट है, ये 1.5 घंटे की शिफ्ट में रहता है, मतलब इसकी पूरी एक चक्कर को लगाने में 1.5 घंटे का समय लगता है और उसी बीच हमें काम करना है। और वो और उनकी टीम्स जितनी भी थी, वे सभी आर्मी के जो कपड़े होते हैं उनके पहनकर काम करते थे, ताकि अमेरिका के सैटेलाइट में ये ना पता चल सके कि वे सभी साइंटिस्ट हैं। और जितने भी ये काम होते थे वो रात के 11:30 से लेकर सुबह के 3:30 बजे तक होते थे। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भारत ने अपना पहला टेस्टिंग आखिर कर ही लिया। दोस्तों, अब समय आ चुका था भारत के इस कड़ी मेहनत और तपस्या का अंजाम देखने का। समय आ चुका था अब 1998 का। 11 मई 1998 को एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पोखरण क्षेत्र में 3 सक्सेसफुल टेस्ट किए गए। May 11th, 1998, India detonated test nuclear weapons underneath the shiny sands of the Thar. इसके जस्ट एक दिन बाद 13 मई 1998 को दूसरे 5 टेस्ट किए गए सक्सेसफुल टेस्ट, जो कि भारत को न्यूक्लियर पावर बना चुका था। एपीजे अब्दुल कलाम ने 13 तारीख को रात को आधी रात में अटल जी को फोन करके बोल दिया कि हमारा 5 का 5 टेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है और जितना अनुमान लगाया था उससे 50 गुना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये टेस्ट कंप्लीट हुआ है। अटल जी और उसके साथ ही जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में जितने भी मेंबर्स थे, उन लोगों ने रात में सोए तक नहीं थे, उन्हें इतनी ज्यादा खुशी थी। और अटल जी का तो बात ही नहीं था। दूसरे दिन वे नेशनल टीवी पर आते हैं और ये खुलेआम डिक्लेयर कर देते हैं कि भारत फाइनली न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन चुका है। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strength in the national mission to conquer the country. इस ऑपरेशन को उन्होंने ऑपरेशन शक्ति नाम दिया। इसके जस्ट 15 दिन बाद पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट कर लेता है। उसने भी लगातार 5 टेस्ट किए थे और उन्होंने ये जो टेस्ट है वो बलूचिस्तान में किए थे और इसका नाम वे चगाई बन रखे थे। Major development which has qualitatively altered the life and destiny of the 1.2 billion people of South Asia. दोस्तों, इसके बाद अमेरिका भारत पर सैंक्शंस की बरसात कर देता है। किसकी मदद से? ग्लीन एक्ट और पेरिसली एक्ट की मदद से। और कनाडा, जो अभी तक हमें सहायता दे रहा था प्लूटोनियम सप्लाई करके, वे भी अब न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ देता है भारत से और बहुत बुरी कंडीशंस पर भारत को छोड़ देता है। और इस समय भारत के पास और भारत के साथ कोई खड़ा नहीं था। लेकिन दोस्तों, अटल जी ऐसे ही नहीं आए थे। अटल जी इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन
वे न्यूक्लियर पॉलिसी भी लाए थे और इसके उन्होंने 4 पिलर्स भी बनाए थे। आइए इन पिलर्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला था न्यूक्लियर रिटेलिएशन का, मतलब कि भारत कभी भी किसी दूसरे देश पर डायरेक्ट परमाणु अटैक नहीं करेगा। जब तक कोई भी देश भारत पर परमाणु अटैक नहीं करता है, भारत कभी भी उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। दोस्तों दूसरा पिलर मैसिव रिटेलिएशन का था, मतलब कि कोई देश अगर भारत पर डायरेक्ट परमाणु अटैक करता है तो आंख के बदले आंख देनी पड़ेगी। मतलब कि अगर कोई देश भारत पर जितना ज्यादा परमाणु अटैक करेगा, भारत उतना ही परमाणु अटैक उस पर करेगा। दोस्तों तीसरा पिलर नेगेटिव एश्योरेंस का था, मतलब कि कोई ऐसा देश है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है और वो भारत पर अटैक करता है तो भारत कभी भी उसके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएगा, ना ही उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा। और चौथा पिलर की अगर बात करें तो चौथा पिलर कंट्रोलेंस का था, मतलब कि भारत के पास में जो भी परमाणु हथियार हैं उनका डायरेक्ट जो कंट्रोल होगा वो पॉलिटिशियंस के हाथों में होगा, ना कि आर्मी और ना ही सेना के हाथों में। दोस्तों इसके बाद समय आ जाता है 6 सितंबर 2008 का, जो कि वियना में होता है और ये एक एनर्जी वेबर होता है और इसमें चाइना, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड समेत 45 देशों के मेंबर ने भारत को सर्वसम्मति से यह अधिकार दे देते हैं कि भारत भी अब न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन चुका है और वो भी अब न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है और न्यूक्लियर वेपन्स रख सकता है। और इसी के साथ भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन जाता है जो कि न्यूक्लियर पावर ट्रीटी के साइन किए बिना इसका एक इनडायरेक्टली मेंबर बन जाता है। और इसके साथ ही भारत ऑफिशियली इंडेट कर देता है, खत्म कर देता है जो टेक्नोलॉजी एम्बार्गो 1976 में भारत पर लगाई गई थी। दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर हमारे पास ये जो परमाणु हथियार है, आखिर हम इसे कैसे कैसे और कहां कहां मार सकते हैं। सबसे पहला इसमें आता है हमारा दोस्तों लैंड बेस की अगर बात करें तो भारत के पास में अभी के समय में अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक के मिसाइल्स हैं जो कि ICBM क्लास के हैं, जो कि जमीनी स्तर पर 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के जो एरिया है वहां पर मिसाइल को डायरेक्ट दाग सकते हैं और वहां पर मौजूद जितने भी दुश्मन होते हैं उसे नेस्तनाबूद कर सकते हैं। दोस्तों अभी के समय में अगर बात करें तो एयर बेस सिस्टम में भारत के पास में मिराज और इसके साथ ही जैगवार जैसे मिसाइल्स हैं जो कि 2000 किलोमीटर रेंज में मौजूद जितने भी दुश्मन हैं उन सभी को एक साथ उड़ा सकते हैं। इतना ज्यादा ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, जो कि सच में दोस्तों भारत की जो सरजमी है उसे सुरक्षित बनाए रखने में काफी ज्यादा मदद करता है आसमानी तौर पर। दोस्तों अगर हम बात करें इसके बाद सी बेस सिस्टम की तो भारत के पास में अभी के समय में INS अरिहंत और INS अरिखात जो कि 2024 में इन्वेंट किया गया था और अब भारत जमीन, पानी और हवा इन तीनों जगह से परमाणु हथियार अपने दुश्मन पर डायरेक्ट टारगेट करके मार सकता है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने एक सबमरीन भी बनाई है जिसका नाम कैरी किक 15 मिसाइल के जरिए ये अपने 750 किलोमीटर के दायरे में जितने भी टारगेट्स होते हैं उन सभी को मारकर गिरा सकता है, जो कि सच में दोस्तों काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। भारत के पास में अभी के समय में 190 परमाणु हथियार हैं, चाइना के पास में 620 और पाकिस्तान के पास में 170। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इस डॉक्यूमेंट्री से सच में काफी ज्यादा जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करना भी ना भूलें और अपना विचार मेरे साथ जरूर साझा करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।